आज हम कार्तीय पद्धति के बारे में जानेंगे, जिसे हम कार्तीय तल भी कहते हैं। ठीक है ना। किसी तल को दो लाइनों द्वारा चार भागों में इस तरीके से बांट दीजिए तो इसको क्या कहा जाता है? कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल। ये x डैश हमने लिखा है, इसको x अक्ष कहते हैं। ये y डैश है, इसको मैं लिख दे रहा हूं क्या? x अक्ष। और ये क्या है? y अक्ष। ये मूल बिंदु होता है। क्या कहा जाता है इसे? जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ये दोनों एक दूसरे पर लंब होती हैं। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने का? हाँ, नहीं तो लगे पता इसे काट दो। ऐसे नहीं खींचना है, लंबवत खींचना है। एक पड़ी रेखा और एक खड़ी। इसे क्षैतिज कहते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा होती है वो x अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर होती है वो y अक्ष होती है। ठीक। मूल बिंदु पता चला, x अक्ष y अक्ष पता चला। अच्छा, ये मूल बिंदु का ये x अक्ष पर ये दायां साइड है, ये होता है धनात्मक। कैसा होता है? और ये कैसा होता है? ऋणात्मक। y अक्ष पर ऊपर की दिशा धनात्मक और नीचे की दिशा ऋणात्मक। पता है? यहाँ पर आपको चार खंड दिख रहे हैं ना। इन चार खंडों में इस तरीके से घूमते हुए आइए तो इसे क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसे चतुर्थ। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो ये जो एक्स वाई तल भी इसे कहते हैं, इसको एक्स वाई निर्देशांक भी कहते हैं, इसे कार्तीय तल भी कहते हैं। ठीक है। कोई भी ये फर्श है, आप इस पे बैठे हुए हैं, इसमें दो लाइन खींचिए, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये क्षैतिज हुई, ये ऊर्ध्वाधर हुई, तो ये चार भागों में बढ़ जाएगा। ये एक कार्तीय तल हो गया या एक्स वाई तल हो गया। इसमें किसी भी बिंदु की स्थिति आप निर्धारित कर सकते हैं। कहाँ से? मूल बिंदु से। जहां पर दोनों रेखाएं काटेंगी उसे क्या कहते हैं? एक्स अक्ष वाई अक्ष के, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? मूल बिंदु क्या है? एक्स अक्ष वाई अक्ष जहां दोनों एक दूसरे को कट करते हैं उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अच्छा, मूल बिंदु के दाएं साइड में एक्स अक्ष की जो दूरी होती है वो धनात्मक ली जाती है, बाएं साइड में वाई अक्ष ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। अच्छा, इसको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको और इसको चतुर्थ। देखो, अब मैं यहां पर चिन्ह लिखने जा रहा हूं। देखो, अगर यहां पर कोई भी बिंदु लिया जाएगा, लिखा जाएगा, तो एक्स अक्ष देखो पॉजिटिव है ना। पहले एक्स अक्ष का चिन्ह लिखेंगे और फिर वाई अक्ष का। पहले एक्स अक्ष का और फिर वाई अक्ष का। तो देखिए, एक्स अक्ष का चिन्ह क्या है इसमें, और वाई अक्ष का कहाँ माइनस दिख रहा है? ये एक्स अक्ष का भी प्लस है और वाई अक्ष का भी प्लस है। समझ में आया? दूसरे में आ जाइए तो देखो, दूसरे में ये जो एक्स अक्ष है, ये इसका चिन्ह क्या होता है? माइनस होता है ना। तो पहले एक्स अक्ष का चिन्ह और फिर वाई अक्ष का प्लस। ये हो गया। अब इसमें आ जाइए तो देखिए, पहले एक्स अक्ष का लिखेंगे। ये एक्स अक्ष कैसा है और वाई अक्ष, तो माइनस कामा। अब इसमें आ जाइए, ये एक्स अक्ष कैसा है? ये देखो प्लस है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष माइनस। तो देखो, अब मेरी बात सुनो। अगर पहले खंड में, जिसको हम पहला चतुर्थांश कह रहे हैं, अगर इसमें कोई बिंदु लिखा जाएगा तो उसमें दोनों के चिन्ह क्या होंगे? प्लस। अगर दूसरे में कोई रहेगा तो दोनों में से पहला का चिन्ह और दूसरे का प्लस। अगर तीसरे में कोई होगा तो दोनों के चिन्ह, अगर चौथे में होगा तो पहला प्लस दूसरा माइनस।
इतनी बात समझ में आई? चलो एक बार रिपीट करते हैं। कोई भी इस प्रकार से एक तल है, उसको दो लाइनों, एक ऊर्ध्वाधर, ये खड़ी रेखा जो आप देख रहे हैं इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और इसे क्षैतिज, दो रेखाओं द्वारा इस तरीके से कट कर दीजिए। ये क्या बन गया आपका? कार्तीय तल या एक्स वाई तल। क्योंकि यहाँ पर ये जो आपकी क्षैतिज रेखा है इसे क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। इतनी बात समझ में आ गई? ये दोनों रेखाएं जहां पर कट करती हैं एक दूसरे को, उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अच्छा, जब ये चार भागों में बढ़ जाती हैं तो ये मूल बिंदु का जो दायां साइड होता है एक्स अक्ष का, ये धनात्मक होता है, बायां साइड ऊपर वाला, नीचे वाला ऋणात्मक। इस पहले खंड को प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ। उसके बाद इसमें अगर कोई बिंदु लिखना है तो दोनों जो x और y के जो मान लिखे जाएंगे वो दोनों कैसे होंगे? प्लस प्लस। इसमें x का मान माइनस में होगा और y का मान, इसमें x का मान माइनस में होगा और y का मान भी x माइनस y भी, इसमें x प्लस और y माइनस। इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से हम x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे। ये आपका ये x अक्ष है, ठीक। देखिए ये क्या है? क्या कहते हैं इसे? मूल बिंदु। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। यहाँ पर क्या लिखा जाता है? जीरो। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो लिख देते हैं। चलिए जी, इधर का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? धनात्मक, प्लस एक। अच्छा, धनात्मक के लिए चाहे प्लस एक लिखो चाहे एक लिखो, धनात्मक ही तो है। और ये प्लस दो, ये प्लस लिखने की जरूरत वैसे है नहीं। अगर चार केवल लिखा हुआ है तब भी ये प्लस में ही माना जाएगा। और इधर माइनस एक, ऊपर एक, दो, तीन, चार। क्या इन सबके सामने प्लस लगाना जरूरी है? प्लस में ही माना जाएगा ना। माइनस एक, माइनस दो, रहने दो माइनस चार तक ही, क्या जरूरत। ये हमने नंबरिंग कर दिया। चिन्ह सबको समझ में आया? ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के इस साइड में धनात्मक और वाई अक्ष में ऊपर वाला दिशा धनात्मक, नीचे और इधर। मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है ना? P, यहां पर कोई बिंदु है P। मुझे इस बिंदु P का निर्देशांक लिखना है। दूरी कहां से नापी जाएगी? मूल बिंदु से लिखे। जैसे कल समझा रहे थे मेज पर ना, उसका एक किनारे से नाप लीजिए, फिर दूसरे किनारे से नाप लीजिए, फिर वहां पर लिख दीजिए। तो चलिए बताइए, यहां पर मुझे P का निर्देशांक लिखना है, P की स्थिति बतानी है, अर्थात निर्देशांक लिखना है। निर्देशांक मतलब वही ब्रैकेट में x अक्ष का मान फिर y अक्ष का मान। बताओ यहां पर x निर्देशांक कितना है? x का मान यहां से यहां तक पहले x वाला ही तो लिखा जाता है 3, और y 4। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? कुछ समझ में आया? 3 कामा 4 का मतलब क्या है? पहला मान किसका लिखा हुआ है? 3 का, और दूसरा y अक्ष का लिखा हुआ है। पहले आप अब यहाँ पर आप लोग जब ब्रैकेट में मान लिखा हुआ देखेंगे कहीं पर भी x, आपको कोई बिंदु दिया गया है उसमें ब्रैकेट में इस तरीके से दिया गया है, तो पहले वाले को क्या मानेंगे? x, और दूसरे वाले को हमेशा के लिए है, पहले को x दूसरे को, क्योंकि ये रूल है, आप इसे चेंज नहीं करेंगे। रूल का मतलब कि ये मान लिया गया है कि पहले x लिखा जाएगा फिर, तो कहीं आप उल्टा मान लेंगे तो ये परंपरा के खिलाफ हो जाएगा। यह परंपरा बना ली गई कि पहले हम x को लिखेंगे फिर, तो सारी जगह आपको जहां भी दिखेगा उसमें पहले x का मान लिखा होगा फिर y का। अच्छा, जरा यहां पर बताइए, इसकी स्थिति बताइए। तो पहले x का मान और फिर बताओ -2, x का मान माइनस और y का,
बताओ समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद ये दो समझ में आ गए। चलो इसके बाद कुछ और ले रहे हैं। चलो पी क्यू आर, इसका बताओ। -3 कामा माइनस, पहले x का ही लिखना है फिर y का। इसका बताओ। +2 कामा x का मान 2, y का मान -3। बताओ सबका समझ में आया? बिंदु P का निर्देशांक मैं यहां लिख रहा हूं। बिंदु P का कितना है? 3 कामा है ना? 3 कामा 4 में 3 को x निर्देशांक क्या कहते हैं? या भुज या कहते हैं, चाहे कहो x निर्देशांक चाहे कहो, तथा 4 को y निर्देश या कोटि कहते। कुछ समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो बिंदु लिखा होता है उसमें जो पहला होता है वो x निर्देशांक होता है, दूसरा y निर्देशांक, और x निर्देशांक को भुज तथा y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। तो ये भुज कामा कोटि, भुज कामा कोटि ऐसे तो लिखा जाता है। अच्छा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए, चलिए इसमें बताइए, इसमें भुज कितना है? कोटि। इसमें बताओ कोटि कितना है? कोटि कितना है इसमें? हाँ, तो इसलिए ध्यान से सुना करो। कोटि कितना है और भुज? समझ में आ गया? इसमें y निर्देशांक कितना है? y निर्देशांक -2 और x निर्देशांक, समझ में आया? तो कोई पूछे बता दोगे? ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 1 देखने जा रहे हैं जो आपकी बुक में दिया गया है। उदाहरण नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। आकृति 3.11 यहाँ पर हमने बना लिया है, यह आपके बुक में दिया गया है। अब कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। क्या है पहला कथन? देखिए, पहले कथन में आपसे कह रहा है, पहले कथन में कह रहा है कि बिंदु B का भुज और कोटि, बिंदु B यहां लिखा हुआ है ना, इसका क्या पूछ रहा है? भुज और कोटि पूछ रहा है। बिंदु B का भुज और कोटि। देखिए, अगर आप लोगों के पास, सबके पास बुक है तो आप बुक देखिए, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः, फिर जगह छोड़ दिया गया है। तो भुज मतलब x निर्देशांक, भुज कितना है? भुज बराबर, और कोटि, भुज x निर्देशांक को कहते हैं, तो ये 4 है यहां से यहां तक, और कोटि y निर्देशांक को तो यहां से यहां तक 3 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अतः B के निर्देशांक, B का निर्देशांक क्या हुआ? B का निर्देशांक बताओ। B का निर्देशांक मतलब यहां जब हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो पहले भुज लिखेंगे, मतलब x निर्देशांक, और फिर y निर्देशांक। x कितना है? 4 और y 3, 4 कामा 3, यही तो है निर्देशांक। भुज कामा कोटि 4 कामा है, बस हो गया। दूसरे में आपसे पूछ रहा है बिंदु M के x निर्देशांक और y निर्देशांक, तो चाहे भुज कहे, चाहे x निर्देशांक है, और चाहे कोटि कहे, और चाहे y निर्देशांक, बात तो एक ही है ना। तो पूछ रहे हैं बिंदु M के x निर्देशांक और y निर्देशांक। तो M के
यम के एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक क्या है? और वाई निर्देशांक? अच्छा, वाई निर्देशांक कितना है? 4। ये तो है। एक्स निर्देशांक -3 था ना, तो बराबर -3 लिखो। ये हो गया एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक लिख दिए। अतः यम के निर्देशांक, यम के निर्देशांक क्या हुए? पहले एक्स निर्देशांक लिखो जो कि कितना है? यहां से यहां तक माइनस, और फिर वाई निर्देशांक 4। बस हो गया। तीसरे में आपसे कह रहा है बिंदु यल के एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक। यल के लिए एक्स निर्देशांक क्या है? एक्स निर्देशांक यल यहां पर है। एक्स निर्देशांक देखो, एक्स अक्ष पे कितना दूरी आया है? -5 ना। कामा वाई निर्देशांक वाई देखो कितना आना पड़ा? -4। बिंदु क्या बन गया? आगे पूछ रहा था तो निर्देशांक यल के निर्देशांक, यल के निर्देशांक पहले एक्स निर्देशांक लिखो, फिर वाई। एक्स कितना है? -5। वाई कितना है? इतना समझ में आया? चौथा देखो, चौथे में आपसे कह रहा है बिंदु यस के एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक। बिंदु यस के लिए ये जो खाली जगह छूटा है ना भरने के लिए, वहां पर हमने भुज कोटि बता दिया, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, यही भरने के लिए कह रहा, तो यही भर दीजिएगा, है ना? यही भर दीजिएगा अगर भरना हो। बिंदु यस के लिए एक्स निर्देशांक कितना है? एक्स निर्देशांक, एक्स के लिए 3, वाई निर्देशांक -4। ठीक है। तो इसके बाद पूछ रहा है निर्देशांक, यल के निर्देशांक क्या हुए? यल नहीं बल्कि यस, यस के निर्देशांक क्या बना बताओ? यस एक्स अक्ष पे 3, वाई अक्ष पे -4। बस यही 4 भाग इसमें पूछ रहा था, तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इसे आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि अक्षों पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। चित्र दिया गया है ये आपके उदाहरण में, और कह रहा है कि अक्षों पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो अक्ष पर देखिए कौन कौन से बिंदु हैं। एक तो ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है और यहाँ ई है। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए के निर्देशांक बताइए क्या होंगे? एक्स का मान 4 और वाई का मान, वाई का मान बताओ, यही बताना है आप लोगों को। वाई का मान क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि ना ये ऊपर जा रहा है एक्स अक्ष से और ना नीचे। तो अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर ही स्थित है तो उस पर केवल एक्स का मान होगा, वाई का मान क्या हो जाएगा? 0। वाई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? एक बात जो पीछे मैं आप लोगों को बताना भूल गया, यहाँ पर लिख लीजिए नोट में, ठीक है ना? मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग कहीं लिख लीजिएगा। ये मूल बिंदु होता है। वो क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। क्या मतलब है इसका? यहाँ x का मान भी 0 और y का मान भी 0। समझ में आया? तो ये याद रखिएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते, 0,0 होते हैं, मतलब यहाँ का निर्देशांक। ये जहाँ दोनों बिंदु काट रहे हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, मतलब x का मान भी 0, y का मान भी 0। अब सुनो, आगे देखो,
यहाँ हमसे a दिया गया था, तो यहाँ x निर्देशांक कितना है 4, y 0, ना ऊपर गया ना नीचे गया, x अक्ष पर ही तो बैठा है। अगर x अक्ष पर रहेगा कोई भी बिंदु तो y का मान 0 होगा, और y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो x का मान 0 होगा। तो 4 कामा 0। यहाँ बताओ b का निर्देशांक, x का मान ना इधर गया ना इधर गया, तो x का मान, ये y अक्ष पर स्थित है ना, तो x का मान और y का मान 3। बात समझ में आया? पहले x का मान ही लिखेंगे। इधर आ जाओ, ये c का निर्देशांक बताओ, x का मान और y का मान 0, क्योंकि x अक्ष पर ही बैठा है ना, तो y का मान 0। बताओ समझ में आया? d का निर्देशांक बताओ, x का मान 0, y का मान -4। y अक्ष पर है तो x का मान 0 रहेगा ना। अब इसका बताओ, e का, x का मान 2/3, 2/3, x से थोड़े पहले है ना, तो इसको नंबर दिया गया है आपके क्वेश्चन में 2/3, और y का मान, कुछ समझ में आया? तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, a का निर्देशांक 4,0, b का निर्देशांक 0,3, c का निर्देशांक, यहाँ लिख लीजिएगा नीचे ही, -5,0, d का निर्देशांक 0, -4, e का निर्देशांक e, x का मान 2/3, y का मान 0। बस इतनी बात लिखनी थी। इस तरीके से उदाहरण नंबर 2 खत्म हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्नावली 3.2 जो आप लोगों का है वो होमवर्क है, उसे करिएगा, बाकी क्वेश्चन हम कल बताएंगे। नोट कर लीजिए इसे।